मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स गाइडेड एकेडमी। दोस्तों, आज का सेशन टीईटी मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय में अगर हम उनको प्रैक्टिस करें तो बहुत ही कम समय में 1 या 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को लेके आए कि आप लोग कम से कम ये समझ जाइए कि टीईटी मैथमेटिक्स में कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमको नंबर तो देते ही हैं लेकिन बहुत ही कम समय में देते हैं। चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं हमारे विगत वर्षों के प्रश्नों में। जैसे कि आज के हम सेशन में 2018 के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन में, उसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते। चलते हैं, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पाई है 1। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि हमने 2018 टीईटी प्राइमरी स्तर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो कि आप बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको अधिकतम 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। आप बिना कुछ प्रैक्टिस किए, बिना कुछ मैथमेटिक्स पढ़े इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आपको बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। यूपी टेट 2018 के प्रश्न पत्र से लिया गया है प्रश्न, जिसमें लिखा है पाई है 1। मतलब पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप बताइए क्या है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि पाई जो लिखा जाता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। इसका मान होता नहीं है, इसका मान एज्यूम किया गया है। मात्र एक काल्पनिक संख्या 22/7 के रूप में इसको जाना जाता है पाई को। तो पाई का मान जो है 22/7 होता है। प्रैक्टिकली इसको माना गया है यह एक काल्पनिक संख्या है पाई, इसलिए कोई भी काल्पनिक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल यही जानना है कि ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिनको हम भिन्न के रूप में लिख लें। भिन्न क्या है? भिन्न का मतलब जैसे 2/5, ये 1/2, इस तरह की अगर कोई संख्या होगी तो उसको परिमेय बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में या भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में किसी संख्या को प्रदर्शित कर ले रहे हैं, करने में अगर हम सक्षम हो जा रहे हैं तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि परिमेय संख्या का जो हर होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स जो नीचे वाली संख्या है, ये इधर 2 इधर 5, ये 0
नहीं हो सकती है। अगर 0 हो जाएगी किसी परिमेय संख्या का हर तो उसको परिमेय नहीं कहेंगे, वो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है? पाई ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय है कि नहीं है? तो कैसे हम बता पाएंगे? क्या पाई को भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो? इसको जो है आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख पाएंगे। अब आप कहोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो भिन्न है। जी बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये 22/7 इसको माना गया है, एक काल्पनिक संख्या के रूप में इसको जाना जाता है पाई को। तो पाई जो है ये इसका एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू नहीं है 22/7, इसको केवल और केवल माना गया है। इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय। केवल 1 सेकंड का काम था, बस आपको यही याद रखना है। ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय होंगी और उनका हर जो है 0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या में। पाई का मान 22/7 होता ज़रूर है, लेकिन इसको माना गया है, ये माना गया है, इसलिए ये परिमेय नहीं हो सकती है। ये जो पाई है, पाई बराबर 22/7, ये परिमेय नहीं हो सकती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि क्या 22/7 जो 22/7 है ये परिमेय है कि नहीं है? ये परिमेय है कि नहीं है? पाई का बिना नाम लिए हम 22/7 की अगर बात करें तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम 22/7 के साथ पाई को जोड़ दें कि पाई का मान 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं? तो बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं होगी। 22/7 परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में जवाब होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। विकल्प बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो हमेशा के लिए आप याद रखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है, जल्दी से आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लिखा है 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होता है आप लोग जानते हो। जैसे लिखे हम 125, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? ये 5। ठीक है, अगर लिखे 1220, इस इकाई का अंक क्या है? 0। ठीक है, तो यही है इकाई का अंक। तो अब इसके गुणनफल में, मतलब कहने का मतलब पहले आप गुणा करिए तब देखिए कि लास्ट में अंक कौन सा है। पहले गुणा करिए, फिर ये लास्ट वाला जो अंक आ जाए वही है इकाई का अंक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है एग्ज़ाम में। आपको इस तरह के प्रश्नों को अगर आप गुणा करेंगे तो लगभग आपका 5 या 6 मिनट जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको गुणा करने के बजाय इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 सेकंड में हल कर सकते हैं। कैसे, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, इधर है 378, क्योंकि इकाई के अंक की बात यहाँ पे की गई है, इकाई के अंक की। ठीक है, इसलिए हम सभी संख्याओं के इकाई का अंक यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो चारों संख्याएं लिखी गई हैं, ये और ये चारों संख्याएं जो लिखी गई इनका इकाई के अंक लिखिए। 8, 6, 9 और 2। ठीक है, इनको आप ऐसे गुणा कर दीजिए। 8 और 6 का गुणा करेंगे आएगा 48। ठीक है, 9 और 2 का गुणा करेंगे आएगा 18। इकाई की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक 48 में इकाई का अंक 8 है,
ये क्या है 8, इसका इकाई के अंक क्या है 8। ठीक है, अब इकाई के अंक इन दोनों को इकाई के अंक गुणा करिए, ये जो दोनों हैं 8 8 64 हो गया। अब 64 में इकाई के अंक क्या है 4। तो आपका सीधा साधा बहुत ही सिंपल तरीके से उत्तर हुआ, इकाई का अंक हो गया आपका, इकाई का अंक क्या हो गया 4। विकल्प डी, ऑप्शन डी आपका सही है, विकल्प चौथा विकल्प आपका सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि इकाई के अंकों का अगर गुणनफल दिया है तो इकाई के अंकों को गुणा कर लीजिए, और गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है। 8 6 48, 9 2 9 दूना 18, 8 8 64, इकाई का अंक क्या हो गया 4, इसलिए आप ऑप्शन डी, इसलिए आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 2018 प्रश्न पत्र टीटी प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके लिए तो आपको 1 सेकंड से भी कम, मतलब आधा सेकंड में आपको आंसर दे देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऐसे टिक कर दीजिए 2। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, केवल और केवल किससे कटेंगी, स्वयं से, खुद से और 1 से कटेंगी। मतलब उनमें केवल 1 से भाग जा सकता है और उसी संख्या से भाग जा सकता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो है चारों विकल्प 2 3 5 7 ये चारों क्या है अभाज्य संख्या भी है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है और 7 भी है। लेकिन आपको बताना है क्या, सबसे छोटी, क्या बताना है, सबसे छोटी लिखा है। तो सबसे छोटी में तो 2 3 5 7 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि चारों अभाज्य संख्याएं हैं तो 2 सबसे छोटी है, तो आंसर आपका हो गया 2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, चलते हैं अगले विकल्प की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टीटी 2018 में, और वो भी मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ को देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आपको पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं कि आपको 8-10 नंबर ऐसे देखकर कर सकते हैं, देखकर ऑप्शन मार सकते हैं कि ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2 कोट पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन दे दिए, कैसे आसान है, चलिए हम बात कर लेते हैं। चिंता मत करिए, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कोट पूरक, सबसे पहले तो हम कोट पूरक की बात कर लेते हैं। कोट पूरक कोण, अच्छा कोट पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात यही समझ लीजिए आप, जो कोट पूरक कोण होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष उनको कोट पूरक कहा जाएगा। मतलब 2 कोण लिए जाएंगे, वो एक दूसरे के कोट पूरक हैं कि नहीं है यही चेक किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कोण इसका कोट पूरक है कि नहीं, ये इसका है कि नहीं, यही चेक करना है। अच्छा, अब किस बेसिस पर हम चेक करेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं समझना है। कोट पूरक का होने का मतलब है कि दोनों को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर 90 आ जाना चाहिए। अगर जोड़ने पर 90 आ गया, दोनों कोणों को ऐड करने पर 90 आ गया, 90 अंश आ गया, तो समझ लो ये वाला कोण इसका कोट पूरक होगा और ये कोण इसका कोट पूरक होगा। तो चलते हैं विकल्प पर थोड़ा ध्यान देंगे, और उससे पहले हम प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 कोट पूरक कोणों का अंतर, तो आपको सबसे पहली चीज़ ऐसे आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि कोट पूरक कोण जो 2 जोड़े दिए होंगे, जो पेयर दिए होंगे, उनका योग 90 होना चाहिए। सबसे पहली बात 90 होना चाहिए। और प्रश्न को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि उनका अंतर 40 है, मतलब जोड़ने पर
90 होना चाहिए, जोड़ने पर 90 होना चाहिए, अंतर मतलब घटाने पर 40 होना चाहिए। अब बताइए, पूरा का पूरा आपको दे दिया गया, इससे ज़्यादा क्या दिया जाएगा। ठीक है, अब विकल्प में देख लीजिए, जिन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए और घटाने पर 40 आ जाए, आपका उत्तर वही सही हो जाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अब क्या क्या विकल्प में दिए गए हैं। चलिए देखिए, पहला विकल्प है 65 और 35। 65 और 35 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है बताइए, 100 आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कोट पूरक, नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा। बी वाला देखिए, बी वाले में 70 30, ये भी 100 हो गया, ये तो कोट पूरक बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। अब केवल 2 बचा है आपके पास, सी वाला मिला लीजिए थोड़ा सा, सी वाले को जोड़िए, 90 आ रहा है जोड़ने पर, 90 आ रहा है, इसका चांस है। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, घटाने पर 40 भी आना चाहिए। घटा दो भाई, 65 में से 25 घटाओ, 65 में से 25 घटाओगे तो सीधा सीधा 40 आ रहा है। आज ये दोनों कंडीशन मिल गया, क्या बात है भाई। तो आपका विकल्प मिल गया भाई, आप देर किस बात की, सी पे टिक करो, तुरंत टिक करो, हो गया ना। और डी वाले की कोई बात ही नहीं, विकल्प मिल गया आपका। मंजिल अगर मिल जाए तो भाई और किस चीज़ की खोज करेंगे। चलो फिलहाल देख लो, डी वाला विकल्प है 70 और 110, जोड़ने पर 180, उसकी तो बात ही मत करो भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 2 कोट पूरक कोण जोड़ने पर 90 होगा तभी कोट पूरक कहे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसी के साथ और भी बात कर लेते हैं, संपूरक कोण किसे कहेंगे। संपूरक, 2 कोणों को अगर मिलाने पर 180 हो जाए तब उसको कहेंगे संपूरक। 2 कोणों को मिलाने पर 180 हो जाए उनका योग तो संपूरक हो जाएंगे एक दूसरे के। अगर 2 कोणों को मिलाने पर 90 हो जाए तो कोट पूरक। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है आप लोगों को। ये हम आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे, इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जुड़ जाइए और फुल तैयारी आप मैथमेटिक्स में करिए। कुछ लोग थोड़ा सा गलत फहमी में पड़ जाते हैं और पहले से ही हार मान लेते हैं कि गणित जो है बहुत कठिन है, हम गणित में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए गणित को पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी भूल है उनकी, ये आपकी भूल है, आपकी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि मैथमेटिक्स ही आपको टेट में प्लस पॉइंट देता है आपको क्वालिफाई करने के लिए, प्लस नंबर, ये प्लस मार्किंग आपको मिलती है इसमें। मैथ में जो मिलता है समझ लीजिए वो प्लस में आप जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको नहीं आता है, और जिसको आता भी है वो पहले से ही हार मान के बैठ जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आज हम चर्चा कर रहे हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर बनाने वाले इतने क्वेश्चन ऐसे ही सेट कर देते हैं कि सभी बच्चे इसको कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न है पहले उसी की बात कर लेते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई भी भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे खटभुज है, चाहे त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे आपका ये जो दिया है पंचभुज है, चाहे खटभुज है, कोई भी भुज ले लीजिए। ठीक है, उसके कोणों का योग, अंतः कोणों का, ये लिखा है अंतः मतलब अंदर का, ये जो कोण है, ये जो अंदर का कोण है ये। ठीक है, अंदर के कोणों का योगफल निकालना है इस पंचभुज के। तो आप पंचभुज के ही नहीं, आज सभी भुज के अंतः कोणों का योगफल निकालना जान जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए,
दिल थाम के बैठिए, बहुत ही अच्छी चीज़ आप जानने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं लगभग हर टेट के परीक्षा में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले को याद रखना है। 2n मतलब 2 गुणे n -4, इसी में 90 से गुणा कर देंगे। अब इसकी यहाँ पे n क्या है, n का मतलब जैसे पंचभुज कहा गया तो n की जगह 5 लिख देंगे। यहाँ पंचभुज है ना, यहाँ पे पंचभुज है तो पंचभुज में n की जगह 5 लिख देंगे। तो क्या होगा, मतलब 2 गुणे n है तो 2 गुणे 5 क्या हुआ 10। 10 में से 4 घटाइए, ये 2 गुणे 5 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में 90 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 540। ठीक है, कैसे आया, 2 गुणे 5 ऋण 4, ये 4 हमेशा घटाया जाएगा। ठीक है, और फिर जितना आ जाए उसी में 90 से गुणा करना है। तो ये हो गया 10 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 में 90 से गुणा कर देंगे, आएगा 540। तो आपका आंसर क्या आ गया, 540। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया सही। ठीक है, तो इसमें क्या बताइए, क्या पढ़ना था आपको, बस याद ही तो करना है, फार्मूला याद रखिए। अच्छा, अब इसी समय हम आपको त्रिभुज के लिए बता देते हैं कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, तो आप तो जानते हो ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। लेकिन इस फार्मूले से देख लेते हैं कि 180 आता है कि नहीं। तो 2 गुणे n का मतलब 3 है, 3 भुजा है ना, त्रिभुज 3 भुजा है, इसमें से 4 घटा दो। अब घटाने उठाने के बाद 90 से गुणा बाद में करेंगे, 2 3 6, ये हो गया 6 में से 4 गया 2। अब 2 में 90 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 180 ही तो आया भाई, ले आ गया। अच्छा, चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज है तो इसके चारों अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है, ये तो आप पहले से मालूम है, लेकिन हम फार्मूले से निकालना चाह रहे हैं। तो 2 गुणे भुजाओं की संख्या इसमें क्या है, 1 2 3 4 हो गया 8 में से 4 घटा दीजिए तो आपका आएगा 4 में 90 से गुणा कर दीजिए, आएगा 36, मतलब एक 0 भी रहेगा तो आ गया 360। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है 2 गुणे भुजाओं की संख्या -4, फिर जितना आए उसी में गुणा कर देंगे 90 से, ये हो गया भुजाओं अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 10 12, ठीक है, 1,21,012, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें तो सिंपल है, आप अगर भाग देकर भी निकालो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आप तुरंत भाग देकर कर लो। 12 10 12, इसमें आप 12 से भाग देंगे। ठीक है, 12 1 कम 12 हो गया, ये कट गया, फिर यहाँ से 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 0 उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे ये। ठीक है, 1 उतर गया यहाँ पे, सॉरी 1 उतर गया, 12 8 क्या गया, 12 8 96, 5 आ गया। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे तो 5 आएगा, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 12 चौक 48, तो रिमाइंडर यहाँ पे जब 52 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 4। तो आपका विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, कहने का मतलब आप भाग देकर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c/c का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए a/3 लिखा है, ठीक है, a/3 है तो इसका मतलब a की जगह आपको 3 रख देना है। किसमें, इसको, इसी का तो मान पूछ रहा है ना, इसी का तो मान पूछ रहा है, तो जहाँ a है वहाँ पे 3 रख देना है, b जहाँ है वहाँ पे रख देना है 4, c जहाँ है वहाँ पे रख देना है 7, यहाँ से देख करके, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से उत्तर निकाल लेते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, ये वाला देखिए प्रश्न, इसी का मान निकालना है ना, तो a की जगह लिखेंगे ये वाला गिनती, एक नीचे जो लिखा है 3 प्लस b की जगह 4 प्लस c की जगह लिखेंगे 7 बटे नीचे भी c लिखा है, देखिए ये c, ठीक है, c की जगह हम लिखेंगे 7। तो देखिए ऊपर कितना हो गया, 7 4 11, 11 3 14 बटे 7 बराबर आ गया 2। तो कितना ही आसान है। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल ए बी सी का मान रखना है। ए बी सी का मान कहाँ से निकलेगा, ये जो अनुपात दिया है इसी में से एक नीचे जो लिखा है उसको एक जगह लिखिए, बी के नीचे जो लिखा है वो बी की जगह लिखिए, सी के नीचे जो लिखा है वो सी की जगह लिखिए। तो आपका उत्तर हो गया क्या, 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत आसान है भाई, किसी संख्या, अब कौन सी संख्या मान लेंगे बताइए, कोई भी संख्या मान लीजिए। चलिए हम कुछ नहीं मानेंगे, ये डब्बा मान लेते हैं। मान लो कि इसमें कोई संख्या है और इसी डब्बे का मान हमें निकालना है, कह रहे हैं ना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही संख्या हमको निकालना है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, इस संख्या के, मतलब किसी संख्या, मतलब ये संख्या, इस संख्या का 60% का मतलब देखिए 60/100 लिखा जाएगा। जहाँ भी परसेंट लिखा रहे वहाँ पे बटे 100 कर दिया करो वो संख्या लिख करके, ठीक है। और उसी का 60% करने के बाद यहाँ देखिए का 3/5 भी करिए, और बराबर ये लिया है कि 3/5 होने पर कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। मतलब किसी संख्या का 60% का 3/5 36 है। अब बहुत ही इजी वे में आ गया है आपका क्वेश्चन। देखो अब ये 0 से 0 काट दो, कहने का मतलब 6/10 हुआ, ठीक है। अब इधर आ गया 3/5 है। अब ये आप क्या करो, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आपको बता दें। इस तरह के क्वेश्चन में जब आप पक्षांतर करोगे तो जैसे इधर 5 है तो इसको 36 के पास ले जाएंगे तो ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से चाहो तो आप काट दो। कैसे काटोगे, 3 1 कम 3, 3 बराबर में 36, ठीक है, कट गया। और यहाँ से देखो 6 1 कम 6, 6 दूना 12 हो गया ना। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा यहाँ से 10 बचा है, ये वाला, ये 5 बचा है, तो हो गया 10 बचे 50। और ये इधर जाएगा क्योंकि ये नीचे है, इधर गुड़े मतलब भाग में है तो इधर जाएगा गुड़ा हो जाएगा, तो 50 दूना 100 आ गया। कितना आ गया, 100। तो क्या आ गया आपका उत्तर, 100, ठीक है। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेंगे आप, 100 आएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं इसको कैसे। ये संख्या का मान निकालना है, इसका 60% गुणे 3/5 है 36, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, कट गया तो हम इसको हटा देते हैं।
चलिए हट गया, 6/10 हो गया। अब देखिए तो आपका कितना हो गया, ये गुणे 6/10 गुणे 3/5 बराबर है 36। अब यहाँ से काटने वाली प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए ये 6 तिरिक 18 हो गया, 18 हो गया ना, तो 18 तो 18 कम 18, 18 दूना 36, और ये 50 नीचे भाग में है, ये 50 भाग में है, तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा इसके, तो आएगा 100। ठीक है, इस तरह से आप इसका विकल्प लगाएंगे, 100 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का हम लिए हैं। इसमें है किसी संख्या के 3/4 का 2/3, वो भी एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। कोई संख्या है, इसका 3/4 फिर इसका 2/3 किसके बराबर है, 24 के। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा। पहले संख्या तो निकाल लीजिए, ये संख्या निकाल लीजिए, फिर इसका 4 से भाग दे दीजिए तो 1/4 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। कोई संख्या है, उसका 3/4 का 2/3 बराबर 24, ये लिख लीजिए। 3 से 3 काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, सब चीज़ कट गया, केवल यही 2 बचा है। तो ये 2 इधर भाग में है, यहाँ पे भाग में है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। कितना हो गया, 48। 24, ये 24 है, ये 2 है, तो 48 हो गया। अब 48 में यहाँ पे आगे देखिए संख्या तो मिल गया, संख्या मिल गया कि 48 है, संख्या कितना हो गया, 48। ठीक है, अब संख्या जब 48 हो गया तो आपका जो ये संख्या है ये आ गया 48। लेकिन उस संख्या का 1/4, यहाँ पे देखिए उस संख्या का 1/4 आपका उत्तर होगा, तो मतलब इसका 4, इस संख्या का 1/4, इसका 1/4, तो 4 बराबर में 48, आपका उत्तर क्या हो गया, 12। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप यूपी टेट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बहुत ही कम समय में साधारण जानकारी रखते हुए भी हल कर सकते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स हमने ये केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाया था आपके 2018 के टेट के प्रश्न पत्र से। कुछ पेडागोजी से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब 30 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आपको हमने दिखाया, ये 9 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेडागोजी में, जिसको आप देखकर टिक कर सकते हो कि ये विकल्प सही है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि आपको मैथमेटिक्स का पार्ट कर रहे हो, इसलिए मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको पेडागोजी के प्रश्न को समझना होगा, क्योंकि मैथ एक तार्किक और गणनात्मक विषय है। इसलिए उस पेडागोजी के जो प्रश्न होंगे उसमें आप उस विकल्प पर ध्यान दीजिएगा जो गणितीय भाषा में लिखे गए हों और गणनात्मक रूप से सही हों। ठीक है, मतलब गणना वाला जो विकल्प दिया होगा, तार्किक और गणनात्मक मानसिक प्रक्रिया पर आधारित जो विकल्प होगा पेडागोजी में, वही सही होगा मैथमेटिक्स के। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसके लिए हम आपके साथ हैं, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके साथ साथ पूरा सिलेबस देखा जाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप सहायक अध्यापक बनने के लिए पूरे जी जान से लग गए हों, तो आप मेरे साथ हमारे टैलेंट गाइड एकेडमी के साथ भी मैथमेटिक्स का पूरा अध्ययन करें, जिससे कि आपको 10-15 नंबर मिल जाए कम से कम। अगर आप साथ रहेंगे तो मैं, अगर अच्छे बैकग्राउंड के रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि 25+ क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा आप सामान्य जानकारी अगर आपको है तब भी आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे किसी भी हालत में। अगर सामान्य स्टूडेंट हैं, सामान्य जानकारी आपको है तो। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा ठीक है, प्लस में हैं, तो आपको 25 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ये टैलेंट्स गाइडेड एकेडमी आपकी जिम्मेदारी लेता है। सो गाइज, अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। साथ साथ आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल टैलेंट गाइडर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।